कक्षा 12 के इस पाठ्यक्रम के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र हमारी एक सदिश राशि होती है, तो एक से अधिक आवेशों की उपस्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना या सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना एक कठिन कार्य हो जाता है। उसी चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए या किसी क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम लोग एक दूसरी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये भी विद्युत क्षेत्र से ही निर्धारित होता है। तो और इस विद्युत फ्लक्स का उपयोग करके हम लोग जब अभी गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे या तो उसमें जो है विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स का बहुत ही उपयोग है। अगर विद्युत फ्लक्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए हैं तो ही गॉस के नियम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि गॉस का नियम और विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कक्षा 12 में मान के चलिए कि निश्चित रूप से मिलते हैं। या तो विद्युत फ्लक्स आ जाता है, परिभाषा ही आ जाती है, या इस पर आधारित न्यूमेरिकल आ जाते हैं, नहीं तो गॉस का नियम और उससे आधारित न्यूमेरिकल मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो पहली चीज जो सबसे ध्यान रखने वाली है विद्युत फ्लक्स में, वो है कि विद्युत फ्लक्स की जब भी बात की जाएगी तो बात की जाएगी किसी सतह से बद्ध फ्लक्स, यानी फ्लक्स को हम किसी न किसी सतह से निकालेंगे। इसलिए पहली ही चीज आती है कि किसी सतह से बद्ध फ्लक्स हमारा कितना होता है। तो अगर परिभाषा हम लोग देखें तो विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस सतह से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगली चीज, यह एक अदिश राशि है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वेबर होता है। तो ये विद्युत फ्लक्स को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए या किसी सतह से बद्ध फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर करता है या इसका फार्मूला कैसे आता है, तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे दीवार में एक खिड़की होती है, खिड़की हम लोग जानते हैं, खिड़की से आने वाली हवा किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो खिड़की से आने वाली हवा खिड़की के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। यानी अगर हमारे खिड़की का क्षेत्रफल बड़ा है, यानी बड़ी खिड़की है, जैसे ये दो एरिया हैं, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी खिड़की से हवा ज्यादा आएगी। यानी ये एरिया है A1 और ये एरिया है A2, तो बड़ी वाली खिड़की से हवा ज्यादा आएगी। तो खिड़की से आने वाली हवा की मात्रा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरी चीज, बाहर हवा का दबाव कितना है, प्रेशर कितना है। हवा अगर तेज है तो छोटी खिड़की से भी ज्यादा हवा आएगी, और अगर हवा का दबाव कम है तो हवा कम आएगी। तो दो चीजें यहाँ पर हमको मिल गई कि अंदर आने वाली हवा की मात्रा आने वाली खिड़की के सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है और हवा के दबाव पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से अगर हम फ्लक्स को समझें कि किसी सतह से बद्ध फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में क्या था कि किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या। तो फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। तो इसमें हमको संख्या कैलकुलेट करनी है, यानी सतह के अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखा कुल कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ एग्जांपल हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ये एक हमारी सतह है, तो इस सतह के अभिलंबवत कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, केवल गिनेंगे उसे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स हम कहेंगे 5 वेबर है, 5 वेबर है। और दूसरी सतह से हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्लक्स है हमारा इस सतह से बद्ध, एक शब्द आएगा बद्ध फ्लक्स कितना है, तो है 6 वेबर। इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसी पर आधारित
फिर गॉस के नियम में अगर विद्युत फ्लक्स हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो ही गॉस का नियम हमको आसान लगेगा। इसी तरह से इस केस में अगर हम देखें तो ये एक सतह है, इससे इसके अभिलंबवत ये कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं 3। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस सतह से बद्ध 3 वेबर। और इस सतह से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम कहेंगे फ्लक्स कितना है, 7 वेबर। तो ये विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या बताती है, विद्युत फ्लक्स बताती है। अगली चीज जो हमको समझनी थी कि विद्युत फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसी पर आधारित यहाँ पर, तो ये तो विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत फ्लक्स के लिए दो चीजें हमको चाहिए होती हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र, उस सतह उस एरिया में विद्युत क्षेत्र का होना आवश्यक है, और एक सतह जिसको पार करके वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसको क्रॉस करके जानी चाहिए, तो ही वो विद्युत फ्लक्स में जोड़ी जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ये एक एरिया है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो दो सतह अगर हमारे पास हैं अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत दो सतह हमारे पास हैं। पहली सतह हमारी A1 है, दूसरी A2 है, जिसमें A2 का क्षेत्रफल A1 से बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है दोनों में, तो बड़े वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। छोटे वाले क्षेत्रफल से कम क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो छोटे वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कम होगा। यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया कि अगर खिड़की हमारी बड़ी होगी तो बाहर से हवा ज्यादा आएगी। अगर बाहर हवा का दबाव एक समान मान लें, और बड़ी वाली खिड़की से हवा ज्यादा आएगी, छोटी वाली खिड़की से हवा कम आएगी। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान देना है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स हमारा ज्यादा बनेगा, एरिया अगर कम होगा तो फ्लक्स हमारा कम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो एरिया के समानुपाती होता है, यानी एरिया पे डिपेंड करता है। अगली चीज जो हमारी है कि अगर हम लोग एक समान एरिया ले लें किसी विद्युत क्षेत्र के विद्युत, लेकिन वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हो। अभी हम लोग यहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, ये अर्थात जैसे खिड़की वही है, लेकिन अगर हवा का दबाव बाहर से ज्यादा है तो उसी खिड़की से ज्यादा हवा आएगी, अगर हवा का दबाव बाहर कम है तो उसी खिड़की से कम हवा आएगी। तो क्या किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। यहाँ वही उतना ही बड़ा एरिया है, इसका भी एरिया ये है, इसका भी एरिया ये है। चूंकि एरिया एक समान है तो यहाँ से, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज्यादा हो गई, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग देख सकते हैं ये ज्यादा है और ये कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, E। तो हम कह सकते हैं जो हमारा किसी सतह से बद्ध फ्लक्स दो चीजों पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। पहली चीज, विद्युत क्षेत्र की उस एरिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। दूसरी चीज, जिस सतह से हमको फ्लक्स निकालना है उसका एरिया कितना है। हम लोगों ने देखा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, और यानी तीव्रता के भी समानुपाती होता है, और जो वहां पर जिस सतह से बद्ध फ्लक्स हमको निकालना है उसके क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। तो इस प्रकार जो हमारा फार्मूला बनता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, फाई बराबर E इंटू A, तो ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये जब फार्मूला लगता है, इसमें जो सतह होती है वो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होती है। इस केस में जो हमारा ये फार्मूला तब लगता है जब हमारी सतह विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो, उस केस में हमारा ये फार्मूला बनता है। अर्थात ये अगर सतह हमारी इस तरह है, यानी अभिलंबवत होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो सतह हमारी इसके ठीक अभिलंबवत होनी चाहिए।
अगर सतह अवलंबवत ना होकर के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी सतह में, किसी क्षेत्र में हमेशा विद्युत क्षेत्र के भीतर सतह विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत ही हो। अगर अभिलंबवत नहीं है सतह तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें जो एरिया है या सतह है वो इसके अभिलंबवत ना होकर के, ये अगर पहला केस हमारा क्या है, जब सतह हमारे विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसके अभिलंबवत है। अगर हमारा विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है लेकिन हमारी सतह ये अभिलंबवत ना होकर के इस तरह से झुक गई, को हमने थीटा कोण पे यहाँ पर झुका दिया, तो सतह का अब हम देख सकते हैं, पहले हमारा एरिया ऐसे था, इस प्रकार से पूरे विद्युत क्षेत्र के भीतर था। अब हमने अगर इसको ऐसे झुका दिया तो यहां से अब हम देख सकते हैं पहले इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी थी, ये लगभग सभी जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से बनाई गई हैं, ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम देख सकते हैं इसको, इस एरिया को पार करके जा रही हैं। तो विद्युत फ्लक्स हमारा गिन सकते हैं 3 3 6 7, यानी हम कह सकते हैं कि अभिलंबवत की स्थिति में इससे बद्ध फ्लक्स क्या होगा, सतह से बद्ध फ्लक्स 7 वेबर होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे झुका दें, इसको थीटा कोण पर ऐसे झुका दें, इस केस ऐसा केस कर दें, तो हम देख सकते हैं थीटा कोण पर झुकाने से ये जो ऊपर वाली दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अब इस सतह को पार करके नहीं जा रही हैं। अब सतह से बद्ध फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, 5 हो गया। तो जैसे जैसे, और अगर हम इसको ऐसे झुकाते जाएं और इस तरह से अगर मोड़ करके ऐसे कर दें, तो इस केस में क्या हो गया, तो इस केस में कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह को पार करके नहीं जा रही है, तो इस केस में विद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए इसी केस को हमको समझना, ये अभी आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको और अच्छे तरीके से। तो जैसे हम इसको झुकाते हैं तो हमारा अब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो जैसे सतह इससे थीटा कोण पर झुका देते हैं तो सतह का कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होगा उसको हम लोग रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर ये थीटा कोण पर झुका देते हैं तो इधर कौन सा जो घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, वो होगा a cos थीटा। अगर इसका एरिया a है तो इधर जो घटक होगा वो a cos थीटा होगा। तो E के अभिलंबवत घटक a cos थीटा होगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, वो फ्लक्स का जो फार्मूला बनेगा वो अब E इंटू ए नहीं रहेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र, लेकिन और वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत सतह का घटक क्या है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा E a cos थीटा। तो ये हमारा एक फार्मूला बनता है, ये चीज। तो अभिलंबवत की स्थिति में ये फार्मूला लगाएंगे और नहीं तो फिर ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। इसके अलावा एक और स्थिति बनती है, दूसरी जो स्थिति है इसमें ये हमारा एरिया तो हमारा ऐसे ही है, यानी अभिलंबवत ही इस तरह से, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से ना होकर के ये किसी कोण पर जा रही, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र की दिशा अब इस तरह से ना होकर के ये इस दिशा से कुछ कोण पर जा रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके अभिलंबवत यानी सतह के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक होगा। जैसे ये सतह हमारी रखी है तो इसके अभिलंबवत कौन सा घटक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर इसको दो घटकों में डिवाइड करें तो E का जो दो घटक होगा, एक घटक हमारा हो जाएगा इस दिशा में E cos थीटा और E sin थीटा। तो अब E का कौन सा घटक इसको क्रॉस करके जाएगा और कौन सा, यानी कौन सा घटक विद्युत फ्लक्स बनाएगा, तो हम लोग जानते हैं इस एरिया को क्रॉस करके कौन सा घटक जाएगा, हम देख सकते हैं E cos थीटा जाएगा और E sin थीटा इसके पैरेलल निकल जाएगा। तो कौन सा घटक विद्युत फ्लक्स बनाएगा, तो E cos थीटा बनाएगा। तो E की दिशा अगर थीटा कोण बना रही है तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फिर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू E cos थीटा इंटू ए। तो हमारा फार्मूला वही बनता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। तो ये हमारा फार्मूला मिलता है। तो सतह अगर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो तो ई ए, नहीं तो अगर थीटा कोण सतह क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है या
विद्युत क्षेत्र सतह की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो हमारा फार्मूला ई ए कॉस थीटा, जनरल फार्मूला हमारा जो होता है वो है ई ए कॉस थीटा। तो इसका जो फार्मूला एक वेक्टर रूप बनता है, इसका जो वेक्टर रूप हम लोग लिखते हैं वो होता है ई डॉट ए। और हम लोग जानते हैं दो सदिश राशियों का गुणा अगर अदिश है तो उसके फार्मूले में थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई ए कॉस थीटा, डॉट लगाते हैं तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल की दिशा पर भी निर्भर करता है। यानी क्षेत्रफल अगर हमारा ऐसे है, यानी विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम बनेगा। और अगर क्षेत्रफल यानी सतह हमारी इस तरह से कर दी हमने तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाता है। तो वो क्षेत्रफल की दिशा पर भी निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल हमारी, यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल को एक सदिश राशि मानते हैं, सदिश। तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, सबसे पहले अब क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, तो क्षेत्रफल की दिशा की सहायता से विद्युत फ्लक्स हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्षेत्रफल की दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी क्षेत्रफल की दिशा। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो किसी भी क्षेत्रफल की जो दिशा होती है उसकी सतह के अभिलंबवत जो दिशा होती है वही क्षेत्रफल की दिशा मानी जाती है। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के भीतर हमारी एक सतह रखी है, तो हमने बताया था कि सतह के इस स्थिति में जब सतह हमारे विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होगी तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम बनेगा। तो ये थीटा हमारा क्या होता है, तो इस स्थिति में हमारा फार्मूला क्या आता था, जब सतह हमारी विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है तो इस स्थिति में हमारा फार्मूला आता था E इंटू ए। फार्मूले से अगर हम समझे तो जो जनरल फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो इस स्थिति में थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है क्षेत्रफल की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है सतह के अभिलंबवत जो दिशा होती है, जैसे ये अगर सतह है तो इसकी जो अभिलंबवत दिशा होगी ये वाली, ये हमारी क्या हो, किसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और सतह की दिशा यानी क्षेत्रफल की दिशा के बीच कोण कितना है, क्योंकि उसी दिशा में दोनों हैं इसलिए कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो इस स्थिति में तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि सतह तो हमारी अभिलंबवत है, उस स्थिति में चाहे दो तरीके से हम समझ सकते हैं, चाहे सतह से समझ सकते हैं जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने समझा था, चाहे सतह की दिशा से। तो अगर हम सतह की दिशा से समझते हैं तो वो हमको और ज्यादा सुटेबल पड़ेगा क्योंकि आगे हमको उसी का काम लगेगा। तो ये यहाँ पर ये क्षेत्रफल वेक्टर है, इधर क्षेत्रफल वेक्टर है और विद्युत क्षेत्र वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, तो थीटा क्या बना, 0। तो अगर थीटा यहाँ पर 0 रख देते हैं, थीटा cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो हमारा फार्मूला किसमें चेंज हो जाता है, phi इक्वल टू E इंटू ए। लेकिन अगर क्षेत्रफल हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण पर है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था वाले जो कंडीशन है, यानी क्षेत्रफल अगर अभिलंबवत ना हो करके किसी कोण पर झुका दिया, जैसे अगर ये क्षेत्रफल पहले ऐसे था, अब हमने क्या किया, जब हम सामने से देखेंगे तो हमको केवल सामने वाला भाग दिखेगा, क्योंकि हम साइड से नहीं देख रहे हैं तो हमको केवल एक लाइन से देख सकते हैं कि ये क्षेत्रफल हमारा अभिलंबवत क्षेत्रफल। अगर हम इसको, और ये इसकी दिशा है तो इसकी दिशा को n कैप से भी हम प्रदर्शित करते हैं, एक एकांक वेक्टर मान लेते हैं उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमारी वही रहेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हम नहीं बदल रहे हैं, हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया। इस तरह से अगर हम घुमा देंगे थीटा कोण पर, तो ये अगर कोण सतह को हमने क्या किया, थीटा कोण पर घुमा दिया। ये जो अभी हमने इससे पहले देखा था कि सतह को जैसे हमने यहाँ सतह को यहाँ से थीटा कोण पर घुमाया, तो इससे पहले जो सतह की दिशा थी यानी इस एरिया की जो डायरेक्शन थी और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी उनके बीच कोण 0 था। जैसे ही हमने इसको ऐसे थीटा डिग्री घुमाया तो सतह की दिशा, ये सतह की दिशा हो गई, वो सतह की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इनके बीच भी कोण कितना हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्या है,
थीटा 0 है। अब जैसे ही हमने इसको यहां से थीटा डिग्री घुमाया तो सतह का जो वेक्टर होगा यानी विद्युत क्षेत्र इसकी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी यानी सतह की दिशा और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण भी कितना बन जाएगा, थीटा। तो जैसे हमने इसको घुमाया, हम यहाँ देख सकते हैं थीटा डिग्री जैसे ही हमने घुमाया तो पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर यानी सतह की दिशा के बीच कोण हमारा क्या बन गया, थीटा बन गया। तो यहाँ पर अब हमारा ये फार्मूला नहीं लगेगा, अब हमारा फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा, E cos थीटा। इस केस में अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था निकाल के फार्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E cos थीटा फार्मूला हो जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना है हमको कि थीटा कौन सा कोण है, तो सतह की दिशा हमेशा उस सतह के अभिलंबोत जो रेखा होगी उसकी दिशा को हम लोग लेते हैं। तो सतह की दिशा और उसको हम लोग n कैप से ही प्रदर्शित करेंगे, उसकी दिशा के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर बनाएंगे वो n कैप बनाएंगे। तो सतह की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। अब तीसरा केस हम देख सकते हैं, जो ये पहला केस था जो जिसमें सतह की दिशा और क्षेत्र के बीच कोण हमारा 0 डिग्री है, ये कोई कोण बन गया तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही है, अगर हमने इस सतह को इस तरह से कर दिया ये, तो सतह की दिशा और क्षेत्र की दिशा, सतह की दिशा ये हो गई और क्षेत्र की दिशा ये हो गई, कोण कितना बन गया 90 डिग्री। तो हमारा फ्लक्स क्या बनेगा, यहाँ cos 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, फार्मूले से भी समझ सकते हैं कि सतह की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना बन रहा है उसका मान रख करके हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल की दिशा या सतह की दिशा के बारे में थोड़ा सा और चीजें पढ़ लेते हैं, जिससे हमको आगे जब गॉस की प्रमेय हम लोग पढ़ें तो वहां पर बहुत आसानी से हमको चीजें समझ में आए। तो सतह की क्षेत्रफल की दिशा जो होती है, क्षेत्रफल या सतह की जो दिशा होती है वो सतह के अभिलंबोत जो दिशा होती है वही हम लोग क्षेत्रफल की दिशा मानते हैं। जैसे हमने कहा ये हमारा क्षेत्रफल है, ये एरिया है, तो एरिया की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, एकदम सीधे सीधे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही एरिया वेक्टर इसका होगा, यानी इसके सतह की दिशा होगी। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, तो सतह के अभिलंबोत जो दिशा होगी वही उसकी सतह की दिशा होगी, और इसको हम लोग n कैप से दिखाएंगे, उसकी दिशा को हम लोग n कैप से दिखा सकते हैं। तो सतह भी हमारी दो तरह की होती है, तो सतह में दो प्रकार हमको मिलेंगे। तो पहला प्रकार जो होगा वो ओपन सरफेस जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी अब तक हम लोगों ने बात की वो ओपन सरफेस था। ओपन सरफेस का अर्थ है कि वो हर तरफ से खुला हुआ, ये हमारी एक ओपन सरफेस है। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग सतह का अभिलंब दो प्रकार से हो सकता है। तो एक अभिलंब हमारा ये इधर हो सकता है इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो अभिलंब होगा ये एक अभिलंब हमारा इस डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरा इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो खुली सतह के केस में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है तो कि हम किस तरफ सतह की डायरेक्शन लेते हैं। तो बस क्या होगा, इस तरफ अगर लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है तो थीटा 0 बनेगा, इस तरफ लेंगे तो थीटा 180 बनेगा। तो हम वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम सतह की डायरेक्शन किस तरफ लेते हैं। लेकिन जब बंद सतह होगी, बंद सतह का अर्थ है कि जैसे कोई ठोस गोला है, खोखला गोला है, और जैसे गेंद होती है तो वो चारों तरफ से बंद है, यानी कहीं भी बंद सतह का मतलब है बाहरी एटमॉस्फेयर से और वो जो बंद सतह है उसके भीतरी एटमॉस्फेयर का संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बंद सतह के भीतर अगर हम रोशनी या कुछ बल्ब प्रकाश जलाएं तो वो सतह से बिल्कुल बाहर ना आए, तो ऐसी सतह को बंद सतह कहते हैं। बंद सतह की बात हम लोगों ने की, तो बंद सतह में जो है हम देख सकते हैं कि ये जैसे घन है, बेलनाकार सतह है या गोलाकार सतह है। तो इस केस में जो हम सतह की दिशा निर्धारित करेंगे वो कैसे करते हैं, तो इस बंद सतह में जैसे हम देख सकते हैं कि अब इसमें सतह सरफेस की डायरेक्शन हर जगह पर एक समतल नहीं है, गोलाकार भी है। तो यहाँ पर हम लोग सतह की डायरेक्शन जब डिसाइड करते हैं तो अब इस घन की दिशा यानी ये पूरे घन की
जो डायरेक्शन है एक डायरेक्शन नहीं है, इसकी सरफेस को फिर हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, और अलग अलग भागों में बांटेंगे तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि घन है अगर, तो एक सरफेस जो हमारा है उस साइड होगा, घन के उस तरफ होगा, तो ये पहला सरफेस। दूसरा जो हमारा इधर होगा वो हमारा होता है दूसरा सरफेस। तीसरा जो हमारा होगा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाला सरफेस। चौथा जो हमारा होगा नीचे वाला सरफेस। पांचवा जो हमारा होगा साइड वाला सरफेस, लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला। और छठा जो हमारा होगा इधर वाला सरफेस होगा। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है हमको, जब भी हम बंद सतह की बात करेंगे तो अब हमने इसको 6 सतहों में बांट लिया, 6 क्षैतिज समतलों में बांट लिया, और सबकी अलग अलग डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे, निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले दिशा निर्धारित करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे ये ऊपर वाला एक समतल है, तो ये ऊपर वाला है, तो इसकी 2 डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं सतह के अभिलंबवत। हमने बताया था कि सतह के अभिलंबवत वाली दिशा ही क्षेत्रफल की दिशा होगी या सतह की दिशा होगी। तो एक अभिलंबवत ऊपर भी हो सकता है, और एक अभिलंबवत ऊपर भी हो सकता है, और एक अभिलंबवत नीचे भी हो सकता है। तो हम जो सतह के बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन होगी, अंदर की तरफ वाली नहीं, सतह के बाहर की तरफ वाली जो डायरेक्शन होगी उसी को हमेशा सतह की या क्षेत्रफल की दिशा लेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि सतह घन का जो ये वाला पृष्ठ है, इसमें हम लोग इस पृष्ठ के अभिलंबवत 2 डायरेक्शन ले सकते हैं, एक बाहर की तरफ और एक भीतर की तरफ। तो हमेशा हम लोग किधर वाली डायरेक्शन लेंगे, बाहर की तरफ वाली। तो जो सतह की दिशा होगी n कैप से हम लोग बाहर की दिशा, यानी ये जो सरफेस है राइट हैंड साइड वाली, ये इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा इस साइड होगी। ऊपर जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन एक नीचे हो सकती है और एक ऊपर, तो हमेशा किधर लेंगे, बाहर की तरफ वाली। नीचे जो सरफेस है इसी तरह से n कैप बाहर की तरफ वाली। इस तरह से पीछे वाली जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन उधर लेंगे, और इधर वाली सरफेस की डायरेक्शन इधर लेंगे। तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे अगर बेलनाकार सरफेस है तो बेलनाकार सतह में या बेलनाकार पृष्ठ है, तो इसमें भी कोई सतह की एक डायरेक्शन हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, तो फिर सतह को हम लोग अलग अलग बांट लेते हैं कि किस सतह की डायरेक्शन हम लोग किधर डिसाइड करेंगे, तभी हम लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं इसमें जो ये वाली सरफेस है ऊपर की तरफ वाली, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारी एक क्षैतिज सतह होती है, गोलाकार क्षैतिज सतह। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग इस साइड लेंगे, और इसी तरह नीचे वाले की बता सकते हैं डायरेक्शन आप लोग नीचे की तरफ, ये n कैप। कर्व सरफेस है बेलनाकार, कर्व हमें मिलता है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन हमारी अलग अलग आती है, लेकिन उसमें भी बाहर की तरफ, तो फिर हम उसको बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन लेंगे और हर एक पॉइंट की डायरेक्शन अलग अलग निकालेंगे। इसमें सतह से बद्ध फ्लक्स की गणना हम लोग कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जैसे सतह से बद्ध फ्लक्स की गणना हमेशा इस फार्मूले से निकालेंगे, फाई इक्वल टू E cos थीटा, जहां थीटा क्या है ये बार बार हमने बताया कि हमेशा थीटा विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो क्षेत्रफल की दिशा होगी उसके बीच का कोण है। तो अब हम लोगों ने किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी सतह के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें अगर हमारी ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस के केस में जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक ओपन सरफेस है हमारी, और इसमें क्षेत्रफल की विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इसमें जो फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने इधर ले ली, ये अगर क्षेत्रफल की दिशा हमने इधर ले ली, तो जो फ्लक्स होगा, तो हम लोग जानते हैं E की दिशा और एरिया की दिशा के बीच कोण कितना है। E की दिशा भी यही है, एरिया की भी दिशा यही है, तो थीटा कितना बना 0 डिग्री। तो जो फ्लक्स बनेगा वो हम लोग जानते हैं EA cos 0, तो EA बनेगा। अगर हमने क्षेत्रफल की दिशा इधर ले ली, इस डायरेक्शन में अगर क्षेत्रफल की दिशा ले ली, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और एरिया की दिशा इधर, तो थीटा कितना बना, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो थीटा हमारा दूसरे केस में क्या बनेगा 180 डिग्री।
तो जो फ्लक्स हमारा आएगा वहां पर हम लोग जानते हैं कि ई ए cos 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो फाई जो बनेगा -EA। तो ये अंतर आएगा। तो एरिया वेक्टर हम लोग किधर निर्धारित करते हैं, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है खुली सतह के केस में। लेकिन जब बंद सतह होगी तो हमने बताया बंद सतह के केस में एरिया की डायरेक्शन निर्धारित होती है, तो वहां पर विद्युत फ्लक्स हमारा धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा वो निर्धारित हो जाता है। तो बंद सतह से बद्ध फ्लक्स की गणना हम जब करते हैं तो हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये बंद सतह है इसमें जो अलग अलग सतह हैं, तो हम इसके ये पूरे इस घन का जो पूरा एरिया है इसकी एक ही डायरेक्शन नहीं है, इसके हर सतह की डायरेक्शन, जैसे 6 सतह हैं तो हर सतह की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसकी हर एक सतह से बद्ध फ्लक्स हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ेंगे। ये चीज हमको करनी पड़ती है जब भी बंद सतह की बात होगी, क्योंकि बंद सतह में उसके हर एक जितने भी सरफेसेस मिलेंगी सिमेट्रिकल, उसकी हमको उसके हर एक सरफेस के लिए कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी तथा उसे जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब ये वाली जो सरफेस है लेफ्ट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो राइट हैंड साइड के लिए हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाली जो सतह है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर हम एन आर कैप कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डायरेक्शन है इसको हम लोग एन एल कैप कह सकते हैं। जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ये देख सकते हैं इधर होगी एन, अपर साइड कह सकते हैं यू, और नीचे वाली की डायरेक्शन क्या होगी, लोअर साइड का एन एल कह सकते हैं या एल ओ। तो यहां से हम देख सकते हैं हमको, और इस तरह से सामने वाली और पीछे वाली सरफेस के बीच की कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमको 6 सरफेसेस के लिए अलग अलग ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए जब भी फ्लक्स निकालेंगे तो हर एक सरफेस के लिए अलग अलग फ्लक्स निकाल करके जोड़ेंगे। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे फाई आर, फाई ई, फाई आर, फाई एल, यानी राइट हैंड साइड से गुजरने वाला फ्लक्स, लेफ्ट हैंड वाले सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ऊपर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, नीचे वाले सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, सामने वाले से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, पीछे वाले से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। इसी तरह से 6 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग निकाल करके जोड़ देंगे 6, यानी अगर इसको हम फाई 1 फाई 2 कहें तो ये 6 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें इस घन से मिलने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकलेगा। इस तरह से अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें, सिलेंड्रिकल सरफेस है और यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर भी अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस में यहाँ पर एक समान, यानी इसके जितने भी सरफेस हैं इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा ये वाला पार्ट है अपर, ये भी समतल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट ये भी समतल पार्ट है, तो इसकी डायरेक्शन इधर मिलेगी, इसकी डायरेक्शन हमारी इधर मिलेगी, और जो कर्व सरफेस है उसकी डायरेक्शन हमारी दूसरी मिलेगी। तो उसके लिए हमको तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करके फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों के लिए फिर हम यहाँ लिखेंगे 3 सरफेस हैं, फाई 2 और फाई 3, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इस बेलनाकार सतह से बद्ध फ्लक्स कुल हमारा निकलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने सतह से बद्ध फ्लक्स की गणना में देखा कि यदि सतह हमारी एक समतल है तो उसकी क्षेत्रफल की दिशा एक ही होती है, किंतु अगर सतह जैसे हमारी बंद सतह है जिसमें एक ही समतल पृष्ठ नहीं है, कई सारे समतल पृष्ठ हैं, तो उसमें भी फ्लक्स की गणना हम लोग समतल पृष्ठ को अलग अलग मान, जितने भी समतल पृष्ठ होंगे उनकी दिशा के लिए हम लोग अलग अलग हर एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे तथा सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि सभी समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग होगी। इसी तरह से अगली जो चीज है, यदि सतह अनियमित हो या वक्राकार हो, यानी अनियमित सतह के लिए
अब अनियमित सतह या वक्राकार सतह के केस में हम लोग देख सकते हैं कि अब इसमें एक दिशा या दो दिशाएं, यानी पूरे जो सतह है हमारी, उस पूरे सतह को एक भाग, दो भाग या तीन भाग या 6 भाग में बांट करके नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक भाग की दिशा अलग अलग होगी अनियमित सतह या वक्राकार सतह के केस में। जैसे अगर हम इस सतह की बात करें तो ये हमारी एक अनियमित सतह है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमको एक नियमित सतह या समतल सतह से ही फ्लक्स की गणना करनी पड़े। तो इस तरह के केसेस भी मिल सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो अगर हमारी सतह अनियमित है तथा उस पूरे क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, E है, तो हम उस सतह को बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में बांट करके अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तथा सभी फ्लक्स को जोड़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर ये अनियमित सतह है, तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक बहुत ही इसके सतह का एक बहुत ही छोटा सा एरिया ले लें, जिसको हम लोग DA यानी स्मॉल एरिया को हम लोग जानते हैं DA से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसको छोटा सा एरिया जो होगा, यहाँ पर इसकी दिशा, इसके लंबवत जो रेखा होगी, तो इसकी लंबवत रेखा के लिए हम लोग यहाँ पर n कैप प्रदर्शित करेंगे। इसके लंबवत अगर ये है तो ये वाला कोण E और इस क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण होगा। इसी तरह से फिर अगले भाग को, यानी इसको फिर बांटेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे DA, ये सरफेस एरिया हो जाएगा और इसकी दिशा कुछ दूसरी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो वही है, एक ही दिशा है, लेकिन क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वक्र सतह के केस में हर एक बिंदु पर अलग अलग होगी। तो इसलिए हमको उसको बहुत ही छोटे छोटे भाग में तोड़ करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे अब हमने यहाँ पर देखा, तो इसमें क्षेत्रफल की दिशा इधर हो सकती है n कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा इधर। इसी तरह से और नीचे आ जाएं तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसको छोटे से एरिया में एरिया लेंगे, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा इधर और DA की दिशा हमारी, यानी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर होगी। इसी तरह से बांटते बांटते अगर हम यहाँ आ जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो DA लेंगे, यानी छोटा सा क्षेत्रफल का एक भाग लेंगे, उसके लिए एरिया वेक्टर की दिशा दूसरी हो सकती है और यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा हमारी ये। तो थीटा हमारा हर एक बिंदु पर, ये θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4, इस तरह से बहुत सारे थीटा मिलेंगे हमको, यानी क्षेत्रफल, हर एक क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण हमको हर एक बिंदु पर अलग अलग मिलेगा। तो फिर हम ये पूरे पार्ट के लिए कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे। इसी तरह से अगर हमारी गोलाकार सरफेस है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा ये है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें भी जो छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर ये DA है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो सकती है n कैप। यहाँ पर लेंगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो सकती है n कैप, E की दिशा इधर, n कैप की दिशा इधर। यहाँ पर जो एरिया लेंगे तो इसके लिए E की दिशा इधर, n कैप की दिशा इधर। तो इस तरह से थीटा हर एक बिंदु पर क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पर थीटा कुछ दूसरा होगा, यहाँ पर थीटा कुछ दूसरा होगा, यहाँ थीटा कुछ दूसरा है, यहाँ पर थीटा कुछ दूसरा मिलेगा, यहाँ पर थीटा कुछ दूसरा मिलेगा। तो इस तरह से हमको तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम हर एक छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा φ1 हमारा है E, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक समान है हर जगह, DA जो एरिया वेक्टर है, जो क्षेत्रफल है उसका DA cos θ1 और उसके बीच का कोण हम लोग जानते हैं। इसी तरह से जो दूसरा क्षेत्रफल सदिश होगा उसके लिए हम कह सकते हैं EDA cos θ2, क्योंकि ये हमारा थीटा अलग अलग होगा। इसी तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे तो टोटल फ्लक्स जो हमारा आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φn, इसमें मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो यह हमारा जो आएगा EDA cos θ1, EDA cos θ2 प्लस, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ने को हम लोगों ने पढ़ा है, सम जो करते हैं उसमें हम लोग समाकलन का प्रयोग करते हैं और समाकलन को कैसे दिखाते हैं, EDA cos θ और थीटा जो
और इसका हम लोग पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो सरफेस होगा, सरफेस एरिया, उसको लोग एस से या ए से लिख सकते हैं। तो पूरे सरफेस के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, या किसी सरफेस को अगर बांट करके हमको फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है तो भी ये फार्मूला हमको लगाते हैं। इसी तरह से यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान हो, ये वाले केस में, तो हम लोग यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं है सभी जगह पर, तो हम लोग जैसे यहाँ पर हम एक घन है, घन के केस में यदि इस सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी राइट हैंड साइड वाले सरफेस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 और लेफ्ट हैंड साइड के लिए E1 है, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घट रही हो या बढ़ रही हो, तो हम क्या करते हैं, तो भी हमको जो कैलकुलेशन होती है वो अलग अलग करनी पड़ेगी। अर्थात चूंकि इसके लिए हमारी तीव्रता कुछ दूसरी है, तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला देखेंगे इस सरफेस के लिए, जो इसका सदिश आएगा वो हम जानते हैं इस दिशा में n कैप, और इसके लिए जो सदिश आएगा इस दिशा में n कैप आएगा। लेकिन यहाँ पर तीव्रता अलग अलग है, तो अगर इस फ्लक्स से हम कहेंगे, इस सतह से बद्ध फ्लक्स के लिए हम कहेंगे, तो फाई इक्वल टू ई की जगह क्या रखेंगे E1, यानी इस सतह से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 इंटू इस क्षेत्रफल का एरिया और इसकी दिशा। तो अगर इस दिशा के बीच थीटा कोण, यानी चूंकि क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और एरिया वेक्टर की दिशा इधर है, तो थीटा कितना बना 180 डिग्री। इसी तरह से φ1 ये हो गया, φ2 इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि अब विद्युत क्षेत्र बदल गया है इस सतह के लिए, तो यहाँ पर E ना रख के हम क्या रखेंगे E2 रखेंगे। ये एरिया अगर समान है तो एरिया वही रखेंगे क्योंकि घन है, तो इस सतह का क्षेत्रफल भी वही होगा, और कॉस थीटा क्षेत्रफल की दिशा इसी दिशा में होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो अगर केवल इन दोनों सतहों से बद्ध फ्लक्स की बात करें तो इस तरह से हमको अलग अलग विद्युत क्षेत्र का मान रख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सहायता से किसी सतह से बद्ध फ्लक्स की गणना करेंगे।